आस्था संस्थान में 2 दिवसीय बाल सुरक्षा को लेकर 2 दिवसीय ये पूरी सेमिनार, बैठक आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। क्या कुछ मुद्दे इसमें निकल के आ रहे हैं? क्या कुछ सरकारों को हमको सुझाव देने हैं? आइए स्वागत है आपका परिचय देके फिर हम आगे शुरू करेंगे। जी, मेरा नाम है डॉक्टर नरेंद्र और मैं जन स्वास्थ्य अभियान राजस्थान का सदस्य हूँ। और आज जो ये 2 दिन की ये संवाद स्तरीय बच्चों का समागम है यहाँ पर, उसमें मुख्य रूप से बात यही है कि जो अब आने वाले राज्य के चुनाव हैं, उसमें जो मांग पत्र बनाएंगे अलग अलग राजनीतिक दल, तो उन राजनीतिक दलों के मांग पत्र में बच्चों से संबंधित क्या क्या मांगे हों। हाँ, और इन मांग के लिए जो मुख्य बातें जिसके ऊपर चर्चा हुई वो ये कि उनके स्वास्थ्य से संबंधित, उनके पोषण से संबंधित, उनकी साफ सफाई से संबंधित, उनकी शिक्षा से संबंधित, उनकी सुरक्षा से संबंधित, इन सब अलग अलग विषयों पर क्या करने की आवश्यकता है और उसको किस प्रकार से वो मांग के रूप में रखा जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। पिछले लंबे समय से बाल सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। आखिर इस 2-4 साल में ऐसा क्या परिवर्तन आया है? बच्चों को लेकर हम बहुत गंभीर होने लगे। क्या घटनाओं से हमने सीख ले रहे हैं? निश्चित रूप से घटनाएँ पहले भी शायद हो रही होंगी, पर अब ज़्यादा रिपोर्ट हो रही हैं, ज़्यादा उनकी जानकारी मिल रही है और चूँकि ज़्यादा जानकारी मिल रही है तो निश्चित है कि उसके लिए चिंतित होना आवश्यक भी है। हुँ, हुँ। और जो उसके लिए निवारक कदम होने की ज़रूरत है, मतलब उसको रोकने की, रोकथाम करने की जो ज़रूरत है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसी ज़रूरत के आधार पर पिछले 3-4 सालों से ये अ, बाल संरक्षण अभियान जो चल रहा है, वो निरंतर कार्य कर रहा है और उसके कार्य करने का ही परिणाम है कि सरकार ने अनेकों चीज़ें प्रारंभ की हैं जो बाल सुरक्षा, बाल शिक्षा, बाल स्वास्थ्य उनसे संबंधित है। और अभी भी यही उद्देश्य है और इसमें उद्देश्य जो है वो मुख्य रूप से यही है कि बच्चे आएँ। तो आज के समागम में लगभग जो उदयपुर संभाग के जितने भी ज़िले हैं उनमें हर ज़िले से थोड़े-थोड़े बच्चे, लड़के लड़कियाँ किशोर वय के भाग ले रहे हैं और उनको एक उन्मुक्त वातावरण मिल रहा है। उस वातावरण के अंदर वो अपनी-अपनी बात खुद भी स्वयं कह रहे हैं कि हम क्या चाहते हैं, किस प्रकार से चाहते हैं। क्या दिल्ली वाली जो घटना हुई थी 2012 उसके बाद एक क्रांति आई है, हम कह सकते हैं? उसके बाद देखिए नया नियम तो आ ही गया है, पॉक्सो आ गया है और उसके बाद से एक जागृति तो निश्चित रूप से आई ही है और व्यवस्थाएं लेकिन काफ़ी भीलवाड़ा की घटना ने फिर एक बार निचोड़ के रख दिया। निश्चित रूप से, मतलब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और ये घटनाएं एक यह भी प्रदर्शित करती हैं कि हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हुँ, हुँ, उस हुँ। ताने बाने के अंदर ही कुछ जब तक हम बहुत गहराई से जाके और उसमें परिवर्तन नहीं लाएंगे, निश्चित रूप से इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी क्योंकि इन घटनाओं का अगर आप विश्लेषण करेंगे तो आप यही पाएंगे कि इसके पीछे एक लोगों का लिंग संबंधी सोच में कमी है, फिर आर्थिक रूप से जो असमानताएं हैं वो भी इसका एक कारण है, कुछ रिलीजियस है वो भी कारण है, फिर जिस तरह का आज प्रचार प्रसार हो रहा है, ख़ासतौर से जो हमारे सोशल मीडिया है उसके माध्यम से, वो भी किसी न किसी तरह से प्रभावित कर रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके कारण से परिस्थितियाँ बदल रही हैं। एक तो जो 2012 में हुआ या भीलवाड़ा में हुआ, उसका इतना व्यापक हुआ तो उसके व्यापक उसकी जानकारी लोगों के बीच उपलब्ध हुई तो उसके कारण से परिवर्तन तो आने लगे हैं, पर अभी बहुत परिवर्तन की आवश्यकता है, बहुत परिवर्तन। क्या समाज में जागरूक व्यक्ति की बहुत आवश्यकता है? आपको क्या लगता है कि उसका भूमिका बहुत ज़्यादा है? जागरूक व्यक्ति की तो हमेशा ही आवश्यकता है, पर जागरूकता किस प्रकार की? मतलब जागरूकता में उसकी एक लैंगिक समझ होनी चाहिए, उसकी एक बौद्धिक समझ होनी चाहिए, उसकी इस तरह की समझ होनी चाहिए कि वो देख सके इस चीज़ को कि किस प्रकार से, क्या परिस्थितियों के कारण ये हो रही हैं घटनाएं और उन घटनाओं को बदलने के लिए, ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति ना हो उनकी, उसको लिए क्या कदम उठाए जाएँ, किस तरह के कदम उठाए जाएँ और व्यापक पैमाने पे क्या कदम उठाए जाएँ और जो स्थान विशेष है वहाँ पर क्या कदम उठाए जाएँ। जी।
हमारे साथ में कुछ बच्चे हैं जो ब्लाइंड कैटेगरी के बच्चे हैं। हाँ। जो भी योजनाएं बनती, क्या भारत के तमाम जितने भी कैटेगरी के बच्चे अलग अलग प्रकार से सब खंड में होनी चाहिए या एक ही तरह की योजना में सम्मिलित किया जाए? बिल्कुल एक तरह की योजना चाहिए। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया ये तो। हम्म, जैसे हम बहुत लंबे समय से ये कह रहे हैं कि एक समान विद्यालय की व्यवस्था होनी चाहिए। समान विद्यालय से तात्पर्य ये है कि जो जिस क्षेत्र में रह रहे हैं उस क्षेत्र के जो भी विद्यालय है, और विशेष रूप से जो सरकारी विद्यालय है, उसी में सबके बच्चे पढ़ने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि निजी स्कूल है, बहुत पैसा दे के माता पिता उनमें अपने बच्चों को भर्ती करा दें, और जो गरीब है, तो उसके कारण से क्या होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, मतलब सबको समान अवसर नहीं मिलता है। तो समान अवसर दिलाने की बहुत आवश्यकता है। और अगर हमको एक ही पीढ़ी में बदलाव करना है या दो ही पीढ़ी में बदलाव करना है, और ये जो इस तरह की अव्यवस्था है, और जिसके कारण से बहुत बड़ी संख्या हमारे हमारे बच्चों की जो शारीरिक रूप से और बौद्धिक रूप से कमज़ोर रह जाते हैं, अ, उसको अगर हमको बदलना है तो बहुत आवश्यकता है कि इसको इसको बदला जाए और समान अवसर सबको उपलब्ध हो। और वो तभी संभव है जब सबके बच्चे एक ही तरह के विद्यालयों में पढ़ने जाएं, उनको एक ही तरह की व्यवस्था उपलब्ध हो। जी, हमारे बीच में कुछ ब्लाइंड जी, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम भावेश देसाई है। आपने कुछ बात रखी थी और अच्छी रखी थी, खुल के रखी थी, थोड़ा विस्तार से बताइए क्या बात आज सदन में? हाँ। अ, विशेष रूप से मैं दिव्यांग श्रेणी से हूँ और हम्म, मैंने आज जो अपनी बातें रखी, हम्म, वो दिव्यांगजनों के उत्थान अर्थात विशेष रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास हम्म। हेतु थी। और आप भी इधर आ जाए। विशेष रूप से दिव्यांगजनों के समक्ष जो चुनौतियाँ आती है, जी जी उन चुनौतियों से उभरने के लिए सरकारें क्या कुछ कर सकती है, उन विषयों पर मैंने अपनी बात रखी थी। जी, आज हम देख रहे हैं कि सरकारें देख नहीं पा रही हैं, सरकारें बच्चों तक पहुंच नहीं है, अपराध बढ़ते जा रहे हैं, सरकार का शिक्षा की ओर ध्यान कम होता जा रहा है और महंगे जो संसाधन है उसकी तरफ ध्यान ज़्यादा जा रहा है। आप क्या कुछ इसकी घटनाओं का विश्लेषण करते हैं? क्योंकि आपने पूरी बात को बहुत ध्यान से सुना। अ, मैं सिर्फ यही मानता हूँ कि हम्म, सरकार को अ, एक ऐसी नीति अपनानी चाहिए जो विकास उन्मुखी हो, क्योंकि सरकार जो वर्तमान रवैया अपना रही है, निश्चित रूप से जैसा आपने कहा कि महंगे संसाधनों की तरफ ध्यान दे रही है, तो उनसे बच्चों की जो बेसिक जो नीड्स होती है वो पूरी नहीं हो पा रही है। तो ये निश्चित रूप से एक बच्चों के आने वाले जीवन के लिए ये खतरा साबित हो सकता है। तो सरकार को इस विषय में अधिक ध्यान देना चाहिए कि जिनसे बच्चों की जो बेसिक नीड्स है वो पूरी हो सके। सरकारी नौकरी पाना हर किसी की चाहत है। हर कोई सरकारी नौकरी के लिए लाखों करोड़ों की घूस देना चाहता है और सरकारी नौकरी पाना चाहता है। लेकिन मुझे लगता है कि सरकारी तंत्र में ऐसे लोग आने चाहिए जो एकदम सेवा करने के लिए आए। क्या आपको लगता है कि ऐसे लोग उसमें होने चाहिए? निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, परंतु वर्तमान स्थिति ये है हुँ, कि सेवा ही नहीं, अपितु ऐसे उसके लिए कुछ ऐसे स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, क्योंकि देखिए सेवा तो सब कहेंगे कि हम अगर सरकारी तंत्र में आएंगे तो हम सेवा करेंगे, पर उसका कोई पैमाना तय होना चाहिए और जिससे ये स्पष्ट किया जा सके कि हाँ अब जो आएंगे वो सेवा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप किस तरीके की योजनाएँ चाहते हैं? आपको क्या लगता है कि दिव्यांगों के लिए ये योजनाएँ होनी चाहिए? मैं विशेष रूप से सरकार से ये मांग करना चाहता हूँ कि दिव्यांगजनों को समावेशी शिक्षा के तहत सामान्य विद्यालयों में हुँ, आसानी से एडमिशन मिल जाना चाहिए, जो कि हमारे कई दिव्यांग साथियों के साथ नहीं होता है। और विशेष रूप से मैं ये चाहता हूँ कि दिव्यांगजनों को ऐसा वातावरण मिलना चाहिए जो उनके लिए सूटेबल हो। अगर ऐसा वातावरण मिलता है तो दिव्यांगजन अपने आप को सामान्य महसूस कर पाएंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप थैंक कुछ यू। कहना चाहेंगे? मैं एक छोटी सी चीज़ जी, जी, आपके ज़रूर। समक्ष और रखना चाहता हूँ। स्वागत है। मैं वीआई चैरिटेबल ट्रस्ट ऑफ राजस्थान से हूँ हुँ, और हुँ, हमारा जो ये संस्थान है, ये स्पेशली जो दृष्टिबाधित बच्चे हैं उनके हुँ, लिए श्रुति लेखक के लिए कार्य करता है। तो मैं सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हुँ, सरकार कोई ऐसी व्यवस्था करे कि हर विद्यालय में कोई ऐसा नोटिस हो जिससे विद्यालय के प्रधानाचार्य जो है वो नेत्रहीन बच्चों को अपने स्कूल से श्रुति लेखक उपलब्ध करा सके। अच्छा, अच्छा। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने इस कार्यशाला में भाग लिया और हम सभी ट्रेड यूनियन की तरफ से आपको फेडरेशन की तरफ से धन्यवाद देते हैं। ये